नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया एक बार फिर एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। रूस खुलकर पश्चिमी देशों को चुनौती दे रहा है। मिडिल ईस्ट में हालात हर दिन और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ऐसे में एक सवाल हर किसी के दिमाग में है कि क्या दुनिया एक नए कोल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है? क्या दुनिया फिर से दो हिस्सों में बंटने वाली है? और सबसे अहम सवाल, इस सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम पूरी मुद्दे को बिल्कुल आसान भाषा में लेकिन गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एंगल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दुनिया अब दो धड़ों में बट रही है, जो कि एक अमेरिका और नाटो अलायंस है, तो दूसरा रूस और चीन और इसके सहयोगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो महाशक्तियां आपस में भिड़ने के लिए तैयार है, अमेरिका और चीन, जो कि ग्लोबल और वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर के रूप में आगे बढ़ रही है। अमेरिका जो कि पहले वर्ल्ड इकोनॉमी हब हुआ करता था, अब रूस उसे चुनौती देने के लिए आगे बढ़ चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, वही नाटो और रसिया भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तो चलिए हम आखिर जानते हैं कि कोल्ड वॉर होता क्या है और इसका आखिर परिणाम क्या होने वाला है। तो दोस्तों, कोल्ड वॉर का मतलब सीधा युद्ध नहीं होता। इसमें सेनाएं आमने सामने खड़ी होती है, लेकिन गोलियां कम चलती है और रणनीतियां ज़्यादा। कोल्ड वॉर में लड़ाई होती है पैसों से, तकनीक से, व्यापार से, तेल और ऊर्जा से और दिमाग से, न कि गोली और बारूद से। क्योंकि हम जानते हैं कि कोल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का यूज होता है तो वो है तकनीक और व्यापार। पहले अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हुई थी, पर अब जो हो रही है वो अमेरिका बनाम चीन और रूस हो रही है। मतलब साफ है, दुनिया फिर से दो धड़ों में बंटने जा रही है। कि आप देख सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों रूस के सैन्य शक्ति को कागजी शेर यानी कि पेपर टाइगर बताया था। क्या अमेरिका राष्ट्रपति ऐसा दावा सही है कागज पर? जब आप रूस और नाटो देशों की तुलना करते हैं तो जवाब हैरान कर देते हैं। रूस के पास किसी भी एक नाटो देश के मुकाबले ज़्यादा सैन्य शक्ति और परमाणु बम है। जी हाँ, जब सभी देश नाटो देशों को एक साथ आ जाते हैं तो रूस को पलड़ा जरूर कमजोर दिखाई देता है, लेकिन फिर भी रूस इतना शक्तिशाली है कि पिछले 3 सालों से यूक्रेन युद्ध के साथ खुलकर आने का दुस्साहस नाटो देश अभी तक दिखा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 3 सालों से रूस और यूक्रेन आपस में एक दूसरे से जंग में भिड़े हुए हैं। हम ये भी जानते हैं कि यूक्रेन को बैक सपोर्ट नाटो देशों की तरफ से मिल रहा है, परंतु किसी भी नाटो देश में अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो रूस से सामने से आकर युद्ध करने की क्षमता रख सके। रूस की सैन्य शक्ति से यूरोप क्यों होता है परेशान? जमीन पर तैनात सैनिक किसी भी लड़ाकू बल की रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन परमाणु हथियार विरोधियों को डराने के लिए होता है। और पुतिन के पास किसी भी वैश्विक शक्ति की तुलना में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार है। बात अगर जमीनी सैनिकों की करें तो अमेरिका के पास करीब 13,28,000 जमीनी सैनिक है, जबकि रूस के पास 13,20,000 के करीब। इसके अलावा रूस के पास 20 लाख रिजर्व फोर्स भी है, जिनका इस्तेमाल वो यूक्रेन युद्ध में करता है। यही कारण है कि कोई भी नाटो अलायंस या फिर कोई भी यूरोपीय यूनियन के कंट्री अमेरिका से सीधे युद्ध से बच रहे हैं और वो बस बैक से यूक्रेन का सपोर्ट किए जा रहे हैं। अब हम जानेंगे कि इस कोल्ड वॉर आखिर शुरू क्यों हो रहा है और इसके कारण क्या क्या है। तो इसके प्रमुख कारणों में 3 कारण बताया जा रहा है: अमेरिका बनाम चीन, रूस बनाम पश्चिमी देश और तीसरा कारण इसका मिडिल ईस्ट भी बताया जा रहा है। अगर हम पहले कारण की बात करें तो पहले कारण में अमेरिका और चीन आते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी टक्कर अमेरिका और चीन के बीच ही है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर भी है, टेक्नोलॉजी वॉर है, एआई और सेमीकंडक्टर पर भी दोनों की लड़ाई है। और ताइवान को लेकर दोनों देश 2 से 3 बार आपस में भिड़ चुके हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने और चीन अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब हम दूसरे कारण को जानने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा कारण है रूस और नाटो के बीच टकराव। रूस और नाटो के बीच टकराव अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। यह लड़ाई सत्ता की, सुरक्षा की और दुनिया पर पकड़ की हो चुकी है। रूस कहता है कि हम झुकेंगे नहीं और पश्चिमी देशों का कहना है कि हम रुकेंगे नहीं। यानी दोनों देश एक दूसरे के सामने डटकर खड़े हुए हैं और कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसका तीसरा कारण है मिडिल ईस्ट में लगी आग। जैसा कि हम जानते हैं, इजराइल, अमेरिका और अरब देश एक दूसरे के आमने सामने अपने हितों की रक्षा करने में लगे हुए हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध, तेल और समुद्री रास्ते, तीनों के बहुत बड़े गंभीर कयास लगाए जा रहे हैं। अगर आग लगी है तो पूरी दुनिया झुलसी हुई है। यही 3 प्रमुख कारण है जिसके वजह से आने वाले समय में न्यू कोल्ड वॉर के ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शीत युद्ध है क्या। तो शीत युद्ध का नया वर्जन अब जानने की कोशिश करेंगे। आज के समय में ऐसे बहुत से फैक्टर मौजूद हैं जो शीत युद्ध के नए स्वरूप की सूचना देते हैं। यह बात अवश्य ही शीत युद्ध के हक में नहीं जाती कि दुनिया आज 2 ध्रुवों में बटी ही नहीं है, बल्कि कई छोरों पर टिकी नजर आती है, जिसे हम बहुत ध्रुवीय कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शक्ति का केंद्र नहीं है। अमेरिका, रूस और चीन शक्ति
शक्ति के ऐसे केंद्र हैं जो किसी भी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। इन तीनों देशों में आपस में इसी बात को लेकर टकराव होते रहता है कि आखिर कौन सा देश किस पर भारी पड़ने वाला है। कोल्ड वॉर पहले से ज़्यादा इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसमें साइबर अटैक से पूरा देश ठप हो सकता है। सैंक्शन से इकोनॉमी भी बैठ सकती है, जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका रूस के ऊपर पूरी तरह से सैंक्शन लगा दिया, परंतु रूस एक डेवलप कंट्री था और वो अमेरिकी और नाटो देशों के सैंक्शन को झेल कर और फिर से खड़ा होने में सक्षम था। इस कोल्ड वॉर में करेंसी भी कमजोर हो सकती है और फूड और एनर्जी संकट भी पैदा हो सकता है। यह युद्ध बिना गोली चलाए किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए बहुत ही काफ़ी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो अमेरिकी फर्स्ट यानी कि मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ट्रंप की अगर भाषा हम देखें तो ट्रंप ने पहले भी कहा था कि दुनिया में जहां कहीं भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रमण कार्य होगा वह अमेरिका सुरक्षा के लिए संकट माना जाएगा और अमेरिका उसे रोकने को प्रतिबद्ध होगा। आज डोनाल्ड ट्रंप वही भाषा बोल रहे हैं। जाहिर है बहुत कुछ है जो इतिहास के पन्नों से बाहर आकर धरातल पर दिखने लगा है। दुनिया अब दो धड़ों में बंट चुकी है, टकराव की स्थिति में भी आ चुकी है। आज भी साधन की पवित्रता और चिंता कहीं नहीं नजर आ रही है। यह तो शीत युद्ध का प्रमुख लक्षण है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि शीत युद्ध के प्रमुख कारणों में अमेरिका और चाइना ही आ रहे हैं, क्योंकि चाइना और अमेरिका दुनिया की दो ऐसी इकोनॉमी है जो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो के नए पार्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि कोल्ड वॉर भारत पर क्या असर डाल सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कोल्ड वॉर का भारत पर दो असर हो सकता है, या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव। अगर निगेटिव असर का बात करें तो तेल और महंगाई, दबाव की राजनीति और पड़ोसी देशों का इस्तेमाल, ये तीन प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं निगेटिव इंपैक्ट में। अगर तेल और महंगाई की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का 80% तेल लगभग बाहर देशों से मंगाता है, जिसमें कि मिडिल इसमें अभी तनाव का माहौल चल रहा है, जिसके वजह से तेल की महंगे होने की कयास लगाए जा रहे हैं। अगर तेल महंगा होता है तो तेल के महंगे होने की वजह से भारत पर सीधा इंपैक्ट पड़ता है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप सप्लायर में रसिया सबसे ऊपर खड़ा है, उसके बाद इराक और फिर सऊदी अरबिया, और हम अमेरिका से सबसे कम तेल मंगाते हैं, जिसकी वजह से अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो भारत में महंगाई बढ़ सकती है। दबाव की राजनीति की अगर बात करें तो अमेरिका कहेगा कि भारत चीन से दूर रहे और रूस कहेगा कि हमारा साथ दो। इसमें भारत को दोनों तरफ से दबाव झेलने की कयास लगाए जा रहे हैं और पड़ोसी देशों का इस्तेमाल करके अमेरिका और चाइना हमेशा भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहते हैं। परंतु अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो भारत इस शीत युद्ध के समय में स्विंग पावर भी बन सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर बड़ी ताकत भारत को अपने साथ खींचना चाहती है, इसमें भारत स्विंग पावर का रोल निभा सकता है। भारत के पास एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का भी मौका है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर भारत अमेरिका के साइड जाता है तो अमेरिकी कंपनियां चाइना छोड़कर भारत में शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है और ग्लोबल साउथ का नेता भी बनने का भारत के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है। जैसा कि हम जानते हैं कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका भारत को उम्मीद की नजर से देख रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल साउथ का नेता बनने को भी भारत की कयास लगाए जा रहे हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो भारत, जैसा कि हम जानते हैं, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, तो भारत को किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए और किसी मुद्दे के हिसाब से अपनी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दूसरा कदम है कि भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। डिफेंस, सेमीकंडक्टर और एनर्जी के सेक्टर में भारत एक सेल्फ डिपेंडेंट अगर कंट्री बनेगा तो फिर हमें किसी भी देश के दबाव में आकर अपना फैसला लेने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। और मजबूत डिप्लोमेसी और मजबूत सेना बनानी चाहिए। भारत को शांति का पक्षधर होना चाहिए, लेकिन कमजोर भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड लेवल पर कमजोर दिखेंगे तो दोनों देश यानी कि रूस और अमेरिका भारत पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और अपने साइड लेने की कोशिश करेंगे। अतः हमें सेना के रूप में भी सक्षम और प्रबल होना पड़ेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सरल शब्दों में कहें तो जहां एक तरफ भारत क्वाड और I2U2 जैसे गठबंधनों के माध्यम से अमेरिका पक्ष को मजबूत करता है, वहीं दूसरी ओर रूस से तेल खरीदकर ब्रिक्स में सक्रिय रहकर संतुलन बनाए रखता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भारत को बैलेंस की नीति अपनानी चाहिए थी और किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए। दूसरों शब्दों में कहें तो एक और भारत जहां प्रमुख गठबंधन क्वाड सदस्य देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद प्रशांत महासागर में चीन के विस्तारात्मक का मुकाबला कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंच पर रूस और चीन का साथ देकर आर्थिक सहयोग वैश्विक दक्षिणी की आवाज को बुलंद भी कर रहा है, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अगर आज हम इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ हो जाती है कि दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी हम उसे जानते थे। आज का दौर ना तो पूरी तरह युद्ध का है और ना पूरी तरह शांति का। यह एक बीच का खतरनाक दौर है जहां ताकतें आमने सामने है, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले 100 बार सोचा जा रहा है। आज की नई कोल्ड वॉर टैंकों और सैनिकों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से, पैसे से, तेल और गैसों से, सप्लाई चेन से और दिमागी चालों से लड़ी जा रही है। यही वजह है कि यह युद्ध दिखाई कम देता है और असर बहुत गहरा छोड़ता है। अगर हम भारत की बात करें
तो आज भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं, आज भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र का सबसे अहम खिलाड़ी है। यही कारण है कि इस कोल्ड वॉर में हर बड़ी ताकत भारत को अपने पाले में देखना चाहती है। लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किसी एक तरफ झुक जाना नहीं है, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा रहना है। भारत को न तो किसी का दुश्मन बनना है और न ही किसी का मोहरा। भारत को बनना है अपने फैसलों का खुद का मालिक और अपने हितों का खुद का रक्षक। अगर भारत समझदारी से चले तो यह नया वैश्विक तनाव भारत के लिए संकट नहीं बल्कि ऐतिहासिक अवसर बन सकता है, अपना इकोनॉमी मजबूत करने का, अपना टेक्नोलॉजी बढ़ाने का और दुनिया में एक जिम्मेदार ताकत के रूप में उभरने का। लेकिन अगर भारत किसी भी देश की तरफ झुकता है या फिर हम किसी के दबाव में फैसला लेते हैं तो यह कोल्ड वॉर भारत के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। इसलिए आने वाले साल सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि भारत के भविष्य के लिए भी बहुत निर्णायक होने वाला है। असल सवाल यह है कि भारत इस कोल्ड वॉर में खुद को कैसे स्थापित करता है। क्या भारत सिर्फ प्रभावित होगा या दिशा तय करेगा? जवाब आने वाला वक्त देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आने वाला समय समझदार लोगों का होगा और जागरूक देशों का होगा। जय हिंद।